हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, हम लोग सीआरपीसी में चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं जो लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने से संबंधित है। जो सेक्शन बताया गया है कि सेक्शन 129 से 148 तक इसका प्रावधान किया गया है। इसमें हमने ये बताया था आपको कि इसमें 4 चीज़ें हैं, ठीक है। 4 पॉइंट में ये चैप्टर डिवाइड है। 4 पॉइंट क्या था देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमने बताया। विधि विरुद्ध जमाव जो कि सेक्शन 129 से 132 तक था। लोक न्यूसेंस सेक्शन 133 से 143 तक था। न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले सेक्शन 144 और 144A तक था, ठीक है। तो यहाँ ये 3 पॉइंट जो हैं ये हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले वो वीडियो देखिएगा। तो हमने बताया था शुरुआत में ही, जब मैंने वो लेक्चर दिया था तो आपको बताया था कि ये भी जो लेक्चर रहेगा हमारा ये 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। तो पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन 129 से 144A तक कंप्लीट किया है। आज जो लेक्चर देंगे हम वो पार्ट सेकंड होगा, ठीक है। तो ये हमने 4 पॉइंट थे, इसमें 3 पॉइंट तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज जो हमें कवर करना है ये चौथा पॉइंट जो है इसका कवर करना है, अर्थात सेक्शन 145 से 148 तक कवर करना है। और इसके साथ साथ चैप्टर 11 जो है, जो बात करता है पुलिस का निवारक कार्य क्या होगा, इसके संबंध में बताता है। ये जो है प्रावधान सेक्शन 149 से 153 तक बताता है। तो इस चैप्टर को भी आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 3 हमने बताए हुए हैं, चौथा पॉइंट है इसका। हमने बताया था आपको कि सबसे पहले ये 4 पॉइंट जो है क्या है, इनके नाम जान लीजिएगा और किस सेक्शन से किस सेक्शन तक बताया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चौथा पॉइंट क्या है, स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद, ठीक है। किसके बारे में विवाद है? स्थावर संपत्ति। कहां से कहां तक है? सेक्शन 145 से लेकर 148 तक बताया गया है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें मैं इसको बता दूंगा, उसी पे हाईलाइट करूंगा, ठीक है, और उसी पे आप ध्यान लगाइएगा सिर्फ। चलिए देखते हैं। सेक्शन 145 में यह बात कही जा रही है कि जहां भूमि या जल से संबंधित विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है, वहां क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसके संबंध में है। अर्थात यह कहा जा रहा है कि कोई भी जैसे संपत्ति है, स्थावर संपत्ति है, उससे संबंधित यदि विवाद हो गया है, ठीक है, विवाद हुआ है जिससे कि वहां का माहौल या वहां की शांति जो है भंग हो गई है, अशांति वहां फैल गई है, तो उस दशा में क्या प्रक्रिया होगी ये सेक्शन 145 बताता है। ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि 2 लोगों के गुटों में मुठभेड़ हो जाती है। मुठभेड़ क्या, वाद विवाद हो जाता है किसी जमीन को लेकर। मान लीजिए कोई जमीन है और 2 पक्ष हैं। 2 पक्ष में मान लीजिए कि A है और B, ये 2 लोग हैं और कोई जमीन है उसको लेकर विवाद हो जाता है। ए अपनी तरफ से कुछ लोगों को लेकर आते हैं, 10-15 लोगों को हथियार सहित लेके आते हैं, ठीक है। और बी क्या कहते हैं, वो भी हथियार से ले सहित आते हैं, कुछ लोगों को 10-15 लोगों को वो भी लेके आते हैं, वो भी बाहुबली थे। ये दोनों लोग आते हैं, वाद विवाद होता है, मगर ध्यान रहे कोई मरता नहीं है, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं होता। जैसे पिस्टल लेके आए, बंदूक लेके आए, फायर कर दिया हवा में। अब जहां पर ये लोग आए हैं, जो 10-15 लोग ए की तरफ से, 10-15 लोग बी की तरफ से आए हैं, तो अब ये इमेजिन करिए कि जहां पर ये लोग जा रहे हैं हथियारबंद होके, तो क्या वहां का माहौल शांति व्यवस्था के कायम रहेगी वहां की? जहां वो जा रहे हैं क्या वो वहां शांति व्यवस्था कायम रहेगी? नहीं, शांति व्यवस्था जो है वो वहां गड़बड़ा जाएगी। तो इस चीज के लिए यहां पर प्रक्रिया बताई गई है, आखिर उस समय क्या करना है।
तो जब ऐसी स्थिति आन पड़ती है जबकि दो लोग वाद विवाद करते हैं किसी स्थावर संपत्ति को लेकर, जिससे वहां का माहौल गड़बड़ हो जाता है या शांति भंग हो जाती है, तो या शांति भंग होने की संभावना है कि उससे वहां का माहौल गड़बड़ हो जाएगा या शांति भंग हो जाएगी, तो उस स्थिति में जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, याद रहे यहाँ मजिस्ट्रेट कौन है, हर जगह इस चैप्टर में कार्यपालक मजिस्ट्रेट का ही रोल है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट उन दोनों लोगों को अपने समक्ष बुलाएंगे, ठीक है, और मामला सुनेंगे कि आखिर क्या बात है, ठीक है, और सुनने के बाद, साक्ष्य लेने के बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा उस कब्जे का निर्धारण किया जाएगा कि वाकई में उसका जो कब्जा है किसके पास था, कौन उस पर काबिज था, ये निर्धारण करेंगे कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ध्यान रहे कि यहां मैंने कब्जे की बात किया है, न कि स्वामित्व की बात किया है। सेक्शन 145 के अंतर्गत कब्जा की बात होती है, स्वामित्व दिलाने की बात नहीं होती है, ठीक है, ओनरशिप की बात नहीं है यहां पर, याद रहे। अब क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है कि ओनरशिप की बात आखिर क्यों नहीं है यहां पर। ओनरशिप की बात इसलिए नहीं है क्योंकि सेक्शन 145 के तहत इनको इतना पावर नहीं दिया गया है कि ये ओनरशिप का निर्धारण करें। किसी जो स्थावर संपत्ति है उसके स्वामित्व का निर्धारण करें, इतना पावर इनको नहीं दिया गया है। जब ओनरशिप की बात आएगी, स्वामित्व की बात आएगी, तो वो सिविल मैटर चलेगा, उस न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आप सिविल वाद दाखिल करेंगे, वहां से निर्धारित होगा कि आखिर स्वामित्व किसका है उस स्थावर संपत्ति पर, ठीक है। तो याद रहे सेक्शन 145 जो है वो कब्जे का निर्धारण करता है, न कि स्वामित्व का निर्धारण, ठीक है। ये मेन पॉइंट है आपका, यही क्वेश्चन यहां से 145 से बनता है। सिंपल सी बात है कि आप बस ये जानिए कि यदि अस्थावर संपत्ति को लेकर कोई विवाद हुआ है, ठीक है, विवाद हुआ जिससे परशांति भंग हो गई है या भंग होने की संभावना है, तो उस दशा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या करेंगे कि वहां उन लोग को बुलाएंगे, बुलाने के बाद उस कब्जे को देखेंगे कि वाकई में कब्जा किसका है, ठीक है, तो ये कब्जे का निर्धारण करेंगे। क्लियर। तो यही 45 जो है सिर्फ कब्जे का निर्धारण करता है। इसी पर एक केस है, इंपॉर्टेंट केस है, भारत संघ वर्सेस अजीबुन्निसा खातून का केस है। ये इसमें कहा गया था कि सेक्शन 145 का उद्देश्य आखिर क्या है कि शांति भंग के खतरे का निवारण करना है, ठीक है, अर्थात शांति भंग को दूर करना है, न कि स्वत्व का निर्धारण करना। क्या कहा गया, न कि स्वत्व का निर्धारण करना, ठीक है। तो आप याद रहे, क्वेश्चन जब पूछा जाएगा ऑप्शन में आपको ये आएगा कि ये स्वत्व का निर्धारण करता है, तो आप इसको क्रॉस मार देंगे, ये गलत रहेगा, ठीक है। तो 145 कभी भी स्वत्व का निर्धारण नहीं करता है, ये याद रहे। क्यों नहीं करता है इसके विषय में भी मैंने आपको 145 में बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, आप बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि 145 सिर्फ कब्जे का निर्धारण, कब, किस स्थिति में, जब परशांति भंग होने की संभावना है या होती है परशांति भंग, उस स्थिति में स्थावर संपत्ति के संबंध में बात हो रही है, ये याद रहे, संपत्ति स्थावर है, ये याद रहे। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुर्की एवं रिसीवर की नियुक्ति। यह कहा जा रहा है कि यदि यहां पर मामले को देखते हुए जो विवाद चला, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास लोग आए, सुना, मजिस्ट्रेट ने सुना, उनकी बातों को सुना, हाँ, साक्ष्य लिया, मगर इस नतीजे पे मजिस्ट्रेट नहीं पहुंच पाए कि आखिर कब्जा किसका है, ये तय नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में उस संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा, ठीक है। किस सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 146 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश किया जाएगा कि वह संपत्ति कुर्क कर ली जाए, और वह संपत्ति कुर्क तब तक रहेगी जब तक न्यायालय द्वारा उसका निर्णय नहीं सुना दिया जाता, ठीक है। और जो संपत्ति कुर्क की गई है उसके देखभाल,
के लिए रिसीवर को नियुक्त किया जाएगा कि वो उसकी देखभाल करें, ठीक है, संपत्ति की, उनकी देख रेख में ही वो संपत्ति रहे, इसलिए उनके रिसीवर की नियुक्ति की जाती है 146 में। 146 में सिर्फ आप इतना पढ़ लीजिएगा कि कुर्की एवं रिसीवर की नियुक्ति कहाँ बताई गई, सेक्शन 146 सब करता धरता कार्यपालक मजिस्ट्रेट, याद रहे इतना बस। इसमें बहुत कुछ दिमाग मत लगाइएगा, सिर्फ सेक्शन याद करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आगे मैं ये बता रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आए कि आखिर क्या वो सेक्शन क्या कहता है, बस उसकी थीम समझ में आए बस, ठीक है। 145 हो गया, 146 हो गया। 145 में हमने कहा कि कब्जे का निर्धारण अगर हो जाता है तो ठीक है, यदि नहीं होता है तो यहाँ पे उसको कुर्क कर लिया जाएगा, स्थावर संपत्ति जो है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि भूमि या जल के उपयोग से संबंधित विवाद, कि जब भूमि या जल के, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ उपयोग की बात की जा रही है, ठीक है। भूमि या जल के उपयोग से संबंधित अगर विवाद होता है और जिससे अशांति फैलने की संभावना है कि उस जगह अशांति फैल सकती है, तो इस दशा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे जो 146 में है कि उन लोग, सॉरी 145 में है कि उन लोग को बुलाएंगे, अपना साक्ष्य वो लोग देंगे, ठीक है, और उस हिसाब से वो कब्जा वहां पर निर्धारित करेंगे, ये भाई किसको उपयोग करने का हक है, ठीक है। ये चीज 147 बताई गई। बस इतना याद रखिएगा कि भूमि या जल के उपयोग से संबंधित विवाद यदि पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे सेक्शन 147 में है। इसका जो विवाद का निपटारा कौन करेगा, यही कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा इसका विवाद का निपटारा किया जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट हमने बताया था स्थानीय जांच, ये कहाँ है, सेक्शन 148 में स्थानीय जांच का प्रावधान किया गया। इसमें यह कहा गया कि सेक्शन 145 ऊपर वाला, 146 एंड 147 के प्रयोजन के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं कि स्थानीय जांच का आदेश दे सकते हैं, ठीक है। ऊपर के 3 सेक्शन जो उपयुक्त हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट स्थानीय जांच का आदेश दे देते हैं। यहां सिर्फ ये पढ़ लीजिएगा, सेक्शन 148 में क्या है, स्थानीय जांच का प्रावधान किया गया है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि स्थानीय अन्वेषण का प्रावधान कहां, सेक्शन 139 में स्थानीय अन्वेषण की चर्चा की गई है, वहीं सेक्शन 148 में स्थानीय जांच का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो दोनों एक साथ पढ़ लीजिएगा, प्री के क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से पूछा जाता है, आपके सुमेलित करने के लिए आ सकता है, या ऑप्शन देके पूछा जाता है कि स्थानीय जांच का कहाँ प्रावधान है, सेक्शन दे दिया जाएगा, या स्थानीय अन्वेषण आपसे पूछ लिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये याद कीजिए आप। तो इस तरह देखिए आपका ये जो चौथा पॉइंट है ये भी समाप्त हो गया, ये भी कंप्लीट हुआ, स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद। इस तरह आपका जो चैप्टर 10 है वो कंप्लीट हो गया, जो सेक्शन 129 से 148 तक बताया गया था, ठीक है। ये रहा, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे चलने से पहले बस मैं एक चीज़ ये बता दूं कि आप लोग को देखिए, थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो रही है कि सीआरपीसी कंप्लीट हो पाएगी या नहीं कंप्लीट हो पाएगी। काफ़ी लोग असमंजस में हैं। कुछ लोग हैं ऐसे भी हैं जो सिर्फ हमारी वीडियो के भरोसे ही हैं, वो चल रहे हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, मगर आप अपना भी पढ़ते रहिए, ठीक है, और जो चीज़ें हैं वो भी पढ़ते रहिए, और उसके साथ साथ मैं जैसे जैसे सीआरपीसी पढ़ा रहा हूँ बस फॉलो उतना करते रहिए, जितना पढ़ा रहा हूँ एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, जो घटना चक्र आपके पास है या जो भी माध्यम आपके पास एमसीक्यू के सॉल्व करने के लिए हैं, तो जहाँ तक मैं पहुँच जा रहा हूँ वहाँ तक आप सॉल्व कर लीजिए। कम से जितना पढ़ा रहा हूँ मेरे साथ चलते रहिए, बस सीआरपीसी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। लास्ट मोमेंट पर यदि नहीं हो पाता है, अगर कंप्लीट अगर नहीं हो पाया तो भी मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है, भले ही बोर्ड के माध्यम से नहीं तो मैं सेक्शन ही बता दूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, वो आप पढ़ ले जाइए। तो सीआरपीसी कंप्लीट करने का हमें लग रहा है कि हो जाना चाहिए, जुलाई तक पता चल जाएगा। जुलाई तक मैंने कहा था कि जुलाई तक वेट करिए, पता चल जाएगा कि कहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं, ठीक है। जुलाई के बाद आप हमसे पूछिएगा कि सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊँगा।
वैसे हो जाएगा, मैं कंप्लीट करूंगा चाहे जैसे कंप्लीट करूंगा, घबराइए नहीं, क्योंकि शुरुआत देखिए सेक्शन जो है थोड़ा सा स्लो चलते हैं, उसके बाद के जो सेक्शन बीच वाले हैं ना वो बहुत तेज चलेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, देखते देखते वो सेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। सभी सेक्शन पे इतना टाइम नहीं देना है हमें। अब जैसे ये आपका चैप्टर हो जाएगा 11, अब 12 जैसे आ जाएगा FIR वाला, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वहाँ मैं भाग नहीं सकता, ठीक है। यदि जल्दी कर दूंगा तो प्रॉब्लम आपको होगी, क्वेश्चन आपका छूटेगा, इसलिए जहाँ क्वेश्चन आते हैं थोड़ा स्लो ही चलिए, ठीक है, घबराइए नहीं, हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कर लूँगा मैं कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आपका 11। अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि भाई जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, अगर आपने ज्वाइन न किया हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी नए लोग हैं जो देख रहे हैं, या काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो देख तो रहे हैं बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, क्यों नहीं किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फ़ायदा आप ही का होगा, ठीक है। भविष्य में जब भी मुझे कुछ नया करना होगा या कुछ ऐसा बताना होगा तो कम से कम मैं जो सूचना हो वो टेलीग्राम पे चैनल पे दे दूंगा, तो आप तक वो सूचना पहुंच जाएगी। हो सकता है कि मैं यूट्यूब पर ना सूचना दूँ, वो उसकी वीडियो ना बना पाऊँ, तो कैसे पहुंचेगी सूचना, तो इसलिए कह रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। नाम आपको पता होगा, शिवेंद्र लॉ एकेडमी नाम है टेलीग्राम चैनल का, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए चैप्टर 11। चैप्टर 11 क्या बात करता है, पुलिस का निवारक कार्य, इसके विषय में चर्चा करता है कि पुलिस जो है जो संज्ञेय अपराध के कार्य हैं उनको निवारित करेगी, उनको रोकेगी। ध्यान रहे कि संज्ञेय अपराध यहाँ हुआ नहीं होता, होने से पहले ही रोक लिया जाता है, ठीक है। तो होने से पहले ही रोक लिया जाता है, जैसे हमने बताया ना दुर्घटना से सावधानी भरी, ऐसा कुछ रहेगा, क्योंकि निवारक कार्य ही चल रहे हैं वो सब, ये सब चैप्टर जो हैं आपके। तो चैप्टर का नाम याद रहे, पुलिस का निवारक कार्य है, ये चैप्टर का नाम है। सेक्शन 149 से 153 तक प्रावधान किया गया है इसका। अब आइए देखते हैं सेक्शंस को क्या क्या है। सेक्शन 149 क्या कहा गया, 149 में कहा जा रहा है कि पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। ध्यान रहे किस अपराध का, हमने बताया संज्ञेय अपराध का, ठीक है, संज्ञेय अपराध का निवारण करना, ये पुलिस का होगा, ये ड्यूटी होगी कि वह संज्ञेय अपराध को निवारित करे, रोके संज्ञेय अपराध को, कहीं होने जा रहा है तो उसको होने से पहले ही रोक ले। इसीलिए यहाँ 149 में कहा जा रहा है कि क्या करेगा, रोकने के लिए क्या करेगा, संज्ञेय अपराध को उससे हस्तक्षेप करेगा, रोकेगा या पूरी सामर्थ्य से निवारित करेगा, अर्थात जितनी शक्ति उसको प्रदान की गई है, ठीक है, जितनी पावर उसको प्रदान की गई है वो सभी पावर उसमें लगा देगा, रोकने में उस अपराध को, जो संज्ञेय अपराध होने जा रहे हैं उनको रोकने में वो पावर अपनी लगा देगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 149 बताता है। फिर संज्ञेय अपराध के परिकल्पना की इत्तला पुलिस अधिकारी को देना, अर्थात संज्ञेय अपराध से संबंधित कोई यदि अपराध घटित होने वाला है तो उसकी इत्तला किसको दी जाएगी, वह जिसके वह अधीनस्थ है उसको देगा। कोई पुलिस अधिकारी है, उसको पता चलता है कि फला जगह संज्ञेय अपराध होने वाला है, तो उसकी सूचना किसको देगा, तो वह व्यक्ति जिसके अधीनस्थ है उसको देगा, अर्थात उच्चतम जो अधिकारी हैं उनको देगा वो सूचना, ठीक है। यहाँ 150 में बात कर रहा हूँ। 151 जो है ये इंपॉर्टेंट है आपका, 151 ये इंपॉर्टेंट है। 151 में कहा जा रहा है कि संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी। यहां यदि पुलिस अधिकारी को लगता है कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध कारित कर सकता है, ठीक है, संभावना है कि वो कर सकता है, तो उस स्थिति में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगा।
आपको याद होगा जब गिरफ्तारी हम लोगों ने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था गिरफ्तारी दो प्रकार से, एक बिना वारंट की गिरफ्तारी, दूसरा वारंट के साथ गिरफ्तारी होती है। बिना वारंट की गिरफ्तारी में हमने आपको बताया था सेक्शन 3 लोग करते हैं, पुलिस अधिकारी करता है, प्राइवेट व्यक्ति करता है और मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। तो पुलिस अधिकारी में हमने बताया था सेक्शन 41, 42, ठीक है, 2 सेक्शन हमने बताए थे, और भी सेक्शन है बट हमने वहां नहीं बताया। अब देखिए एक सेक्शन और है 151, तो 41, 42, 151 ये तीनों सेक्शन आ गए आपके यहाँ पे। यहां भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगा, ठीक है। जब लगता है पुलिस अधिकारी को कि फला व्यक्ति संज्ञेय अपराध कर सकता है तो उस दशा में वो उसको गिरफ्तार कर लेगा बिना वारंट के, ठीक है। 151, 152 में कहा गया कि लोक संपत्ति की हानि का निवारण। यदि पुलिस अधिकारी को लग रहा है कि कोई व्यक्ति लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाला है या उसको किसी प्रकार की हानि पहुंचाने वाला है तो वह व्यक्ति उसको गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है, रोक सकता है उसको। 152 में 153 बाटों और मापों का निरीक्षण की बात करता है। यहां यह कहा गया, देखिए यह भी इंपॉर्टेंट है सेक्शन, बाटों और मापों का निरीक्षण। यह कहा गया कि जो वेट वाली मशीन होती है, यदि पुलिस अधिकारी को लग रहा है कि उस वेट वाली मशीन में कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की जा रही है, ठीक है, तो वह क्या कर सकता है कि जो जहां आपका मान लीजिए दुकान है या किसी है तो उस पर्सन में घुस सकता है और बिना वारंट के उसको व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका 153 था। अब देखिए जो याद करना है यहाँ इस चैप्टर में, जो याद करना बस एक एक की पॉइंट है उसको आप पकड़ लीजिए, ये चैप्टर आपका याद हो जाएगा। पहला यहां हमने क्या बताया, पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण कर, यहां निवारण शब्द पकड़ लीजिए आप, ठीक है, कि संज्ञेय अपराध को निवारित करेगा, रोकेगा। वहां 149 ध्यान रहे। 150 में क्या कहता है, सूचना देगा, किसे, अपने अधीनस्थ, जिसके वह अधीनस्थ है उसको सूचना देगा, ठीक है। 150 में याद रहे सूचना देता है। 151 में क्या है, गिरफ्तारी है, गिरफ्तार कर लेगा। संज्ञेय अपराध की सूचना मिली कि भाई संज्ञेय अपराध लगता है कि फला व्यक्ति करने वाला है तो उसको गिरफ्तार कर लेगा, तो यहां गिरफ्तारी है। 149 निवारण की बात करता है, 150 सूचना की बात करता है, 151 गिरफ्तारी की बात करता है, 152 लोक संपत्ति की बात करता है। याद रहे ये सब की पॉइंट है, सिर्फ यही याद कर लीजिए और यही सेक्शन पूरा आपका याद हो जाएगा जो आपका 149 से 153 तक दिया गया है। तो 152 लोक संपत्ति, 153 बाट और माप की बारे में बात करता है। ये आपको दिख जाएंगे, ये आपका क्वेश्चन प्री का सॉल्व हो जाएगा। निवारण, सूचना, गिरफ्तारी, लोक संपत्ति, बाट और माफ, ये 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं प्री में। एक तो 151 और दूसरा 153, ये 2 क्वेश्चन आपके फेवरेट हैं एग्जामिनर के, ठीक है। यहां से ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आप जो है याद कर लीजिएगा, ये सभी क्रम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से कम ये की पॉइंट जो है इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा, इससे आपका काम हो जाएगा इस चैप्टर में। तो इस तरह आपका जो चैप्टर 11 है 149 से 153 ये पूरा हमने कवर किया। तो हमने चैप्टर 10 और 11 दोनों कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे चैप्टर वो 12 रहेगा, वो FIR रहेगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है CRPC का चैप्टर, और वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो प्री आप देंगे चाहे वो आप मेंस देंगे, दोनों ही स्थितियों में आपको वहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा कायदे से पढ़ेंगे और हो सकता है तो 2 वीडियो लगे या 2 लेक्चर लग सकता है उसको बताने में आपको, ठीक है। तो बस अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।